हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में हम 16 और 17 नवंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें कौन-सी है। आज की हमारी 4 मेन न्यूज़ हैं, उसमें पहला है हमारी राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच हाल ही में लॉन्च हुआ है, कोप 20 जो हो रहा है ब्राज़ील में, उसके दौरान। दूसरा है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एफएओ की एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है। हमारे जो शासन है, उसमें एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है और भारत सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाइट कॉलर आतंकवाद, जो हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी पकड़े गए थे, तो उनके बारे में बात करी जाएगी कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद वास्तव में क्या होता है और क्यों ये पनप रहा है धीरे-धीरे। साथ-साथ में हमारी कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ भी होंगी, जिनके बारे में देखते हैं। पहली होगी सेनकाकू द्वीप, दूसरा है आपका यूरेशियाई आर्थिक मंच और अंबाजी मार्बल और भौगोलिक संकेतक, रोनाले उत्सव, है ना? और साथ-साथ में एक हम सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की भी बात करेंगे, करतार सिंह सराभा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है व्हाइट कॉलर आतंकवाद, है ना? देखिए, ये व्हाइट कॉलर आतंकवाद जो है, ये हाल ही में एक तरह से टर्म आई है न्यूज़ में। और ये क्यों आया? हाल ही में आपने देखा होगा कि लाल किला के आसपास दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले भी यूपी में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, जम्मू-कश्मीर में भी हुई थी। तो उसमें कहीं न कहीं कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए। तो ये बात करी जा रही है कि जो सफ़ेद पोश होते हैं, सफ़ेद पोश आतंकवाद या फिर व्हाइट कॉलर, जिसमें कि डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर जैसे व्यक्ति जो होते हैं, वो शामिल होते हैं। मतलब शिक्षित व्यक्ति शामिल होते हैं। जनरली आतंकवाद की परिभाषा में या फिर आतंकवाद के सेंस में ऐसा माना जाता है कि जो गरीब है, वंचित है, उन लोगों को थोड़ा गुमराह करना आसान होता है आतंकवाद की ओर मोड़ने के लिए। परंतु यहाँ पे तो डॉक्टर, इंजीनियर और पेशेवर जो व्यक्ति है, जो अच्छे पेशे में काम कर रहे हैं, स्किल्ड है, वो तक आतंकवाद में शामिल है। तो इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर आतंकवाद बोला जा रहा है। ठीक है? तो कैसे इसमें दे हम लोग न्यूज़ में इसमें जानेंगे कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद वास्तव में होता क्या है और क्या कारण है उसके ना? तो एक बार इस जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। व्हाइट कॉलर आतंकवाद यानी कि सफेद पोश आतंकवाद में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर और शिक्षित व्यक्ति अपनी पेशेवर विश्वसनीयता, मतलब देखिए उनके ऊपर कोई जनरली शक करता नहीं जल्दी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित नौकरी में होते हैं, तो लोग उनके ऊपर शक नहीं करते हैं। उनका एक अकादमिक नेटवर्क होता है, लोग एकेडमिक नेटवर्क भी उनका होता है ठीक-ठाक तरह से। वित्तीय और आपके जो संस्थाएँ होती हैं, उन तक उनकी पहुँच होती है। क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेशे में है, तो वित्तीय संस्थाएँ हो गई या फिर और जो अन्य संस्थाएँ, उन तक उनकी पहुँच होती है और आसानी से उनको संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, कोई एक जैसे गरीब आदमी है, तो अगर वो आतंकवाद में शामिल है, तो उसके वित्तीय तंत्र तक तो बहुत पहुँच नहीं हो पाएगी। परंतु ये जो लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाइट कॉलर आतंकवाद से जुड़े होते हैं, इनकी संसाधनों तक आसान पहुँच सुनिश्चित होती है। यह उस लंबे समय से प्रचलित धारणा के विपरीत है, जिसमें कि आतंकवादी संगठनों को बेरोजगार और गुमराह व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने वाला माना जाता था। देखते हैं क्या है आगे इसमें और। तो देखिए प्रमुख कारण क्या है इसके व्हाइट कॉलर आतंकवाद के, तो पहला बताया हुआ है सापेक्ष अभाव का सिद्धांत, यानी कि रिलेटिव डेप्रिविएशन थ्योरी। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि उग्रवाद केवल अत्यधिक गरीबी में जीने की वजह से नहीं होता है, बल्कि जिस समूह द्वारा स्वयं को स्थापित करने की आवश्यकता की धारणा से प्रेरित। मतलब देखिए क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी ये है कि ऐसा कोई समूह है जिससे आप संबंध होना चाहते हैं, परंतु आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस सिद्धांत का पालन करते हुए उस आतंकवादी समूह से, उनकी विचारधाराओं से या फिर उससे उस तरफ चले जाएंगे। मतलब देखिए क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन जैसे आपने एक तरह से पढ़ा होगा, रिलेटिव गरीबी भी एक होती है कि आपके पास पैसा तो है जीने लायक, आवश्यकता की पूर्ति करने लायक, परंतु इसके कंपैरिजन में कम है, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसकी ओर मुड़ जाते हैं। तो ये यही बताया हुआ कि किसी समूह द्वारा स्वयं को स्थापित करने की जो धारणा होती है, वो जो उसके पास होता है और वो जो प्राप्त करना चाहता है, इस वजह से वो आतंकवाद की ओर मुड़ जाता है। दूसरा क्या है, सामाजिक पहचान का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सी बार जो लोग होते हैं असंतुष्ट और शिकायत जो होती है एक व्यक्ति के मन में, तो एक व्यक्ति को सर्वसमावेशी पहचान या समुदाय की तलाश की ओर ले जाती है। देखिए जैसे कि आपके मन में कोई ऐसी सरकार के खिलाफ या फिर किसी समूह के खिलाफ ऐसी कोई असंतुष्टि है या फिर कोई शिकायत है, तो उस समूह के खिलाफ जो कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो फिर आप कहीं न कहीं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक पहचान, आप उनसे जोड़ने का अपना प्रयास करेंगे। तो यही बता रहे हैं इसमें, सर्वसमावेशी पहचान या समुदाय की तलाश की ओर वो उस व्यक्ति को ले जाती है ना? उदाहरण के लिए जैसे चरमपंथी उच्च उद्देश्य वाली
पहचान किसी व्यक्ति के पेशेवर दायित्व पर हावित हो सकती है ना। अगला है डिजिटल तकनीक का हाल ही में उद्भव, आपने देखा होगा जगह जगह डिजिटल डिजिटल के तकनीक जो है वो बढ़ रही है। तो सुरक्षा एजेंसियां से बच सकते हैं, डिजिटल टेक्निक का प्रयोग करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों के संचालन के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में ही पेशेवर व्यक्ति आतंकवादी संगठनों के लिए अहम बन जाते हैं। मतलब देखिए, कोई आतंकवादी संगठन अगर चल रहा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर उसको कुछ अपनी गतिविधियों को रन करना है, अपनी विचारधारा को फैलाना है या फिर और अन्य लोगों को जोड़ना है, तो कहीं न कहीं डिजिटल तकनीकों को यूज़ करने के लिए तकनीकी पेशेवर की आवश्यकता होगी या फिर तकनीकी स्किल की आवश्यकता होगी, जो कि ये डॉक्टर इंजीनियर में होती है उपलब्ध। तो ये आतंकवादी समूह उनके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको अपने समूह में शामिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो ये इसके कारण है। और कुछ अन्य आतंकवाद के रूप हैं छोटे-मोटे, जैसे कि लोन वुल्फ आतंकवाद क्या होता है? लोन वुल्फ यानी कि अकेला व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहता है तो। ये घटनाएं यूरोप में आजकल बहुत देखी जाती है। समान विचारधारा वाले हिंसक व्यक्ति हिंसक अपराध को अंजाम देने के लिए अकेले कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में आतंकवादी हमला हुआ था, जो कि एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है? मतलब ये है कि जैसे आप कोई किसी की विचारधारा है, वो एक आतंकवादी समूह से अपनी विचारधारा को जोड़ता है, तो वो अकेले ही बिना किसी सहायता के एक तरह से आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे देगा, है ना? आत्मघाती बम विस्फोट तो हम लोग जानते ही है, मानव को बम के रूप में उपयोग किया जाता है, मानव बम के रूप में। और इसमें ये रहता है कि जो हमलावर रहता है, उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है ना? जैसे कि उदाहरण के लिए 2019 का पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसमें एक तरह से मानव बम का ही उपयोग किया गया था। स्लीपर सेल क्या होते हैं? देखिए, स्लीपर सेल ये है कि ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से शामिल रहते हैं, परंतु आपको पता नहीं लगेगा। वो एक तरह से स्लीपर, सोए हुए मोड में उस टाइम पे रहते हैं। जब उनको कोई निर्देश मिलता है, तो वो फिर आतंकवादी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। ये किसी देश के सामान्य नागरिकों की तरह रहते हुए गुप्त रूप से कार्य करते हैं, है ना? और आदेश मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है? ओवर ग्राउंड वर्कर क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक या फिर संसाधन कुछ मुहैया कराते हैं। उनको बोलते हैं ओवर द ग्राउंड वर्क। जैसे कि उनको कार की ज़रूरत है, उनको कुछ हथियार बनाने के लिए लोकल लेवल, क्योंकि अगर आतंकवादी आ रहा है बाहर से तो उसको हथियार तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर अगर कोई उसको हथियार उपलब्ध करा रहा है, कोई संसाधन उपलब्ध करा रहा है, कोई पैसा उपलब्ध करा रहा है, तो उनको ओवर द ग्राउंड वर्कर बोले जाता है। ठीक है? अब आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, भारत ने बहुत सारी जांच और खुफिया एजेंसियां बनाई हुई है आतंकवाद से निपटने के लिए। जैसे कि एनआईए का गठन हमने किया था 2008 में, जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बे में जो हम आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर, उसके बाद हमने एनआईए का गठन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हमने बनाया हुआ एनएसजी, जो कि टेरर ऑपरेशंस को देखते हैं, है ना? खुफिया ब्यूरो हमारे पास काफी सारे, रो, आईबी वगैरह, जो आतंकवादी गतिविधि पर नजर रखते हैं, है ना? कानून हमारे पास है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, यानी कि यूएपीए का कानून हमने बनाया हुआ, ताकि अगर आतंकवादी गतिविधियां कुछ होती है तो एक कानूनी ढांचे के तहत उनको लिया जा सके, है ना? आतंकवाद के वित्त पोषण, यानी कि आतंकवादियों को अपने कीड़े चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उस पैसे को रोकने के लिए हमने किया हुआ है। जैसे एनआईए के तहत आतंकवादी वित्त पोषण और जाली मुद्रा का एक सेल अपन ने गठन किया हुआ है कि आतंकवादियों की पैसे तक पहुंच है उसको सीमित किया जाए, तो एनआईए के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आतंकवादी वित्त पोषण निवारण प्रकोष्ठ, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी एक तरह से एक सेल बनाया गया है। ठीक है? जवाबी कार्रवाई भी हम लोग करते हैं अगर जब हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने 2016 में करी थी, ऑपरेशन सिंदूर हमने 2025 में हाल ही में किया था, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद। ठीक है? तो ये हमने जाना है इसका। अब देखते हैं सेकंड न्यूज को। सेकंड न्यूज है हमारी, शासन में एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, एआई जो है वो डाटा जो रहता है उसका बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकता है। तो अगर डाटा जो होता है, शासन में जो भी डाटा क्रिएट होता है, अगर उसका बेहतर तरीके से विश्लेषण होगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से हम लोग साक्ष्य आधारित नीति निर्माण कर पाएंगे। मतलब सरकार के पास अगर जो डाटा उपलब्ध है उसका बेहतर तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हो पाएगा। ठीक है?
और इससे पारदर्शिता भी आएगी और साथ-साथ में नीति जो होती है, सरकार जो भी नीतियाँ, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ लेके आती है, तो उनकी प्रभावशीलता में भी सुधार होगा। ठीक है? अब देख लेते हैं कहाँ-कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग फटाफट। जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल में कैसे कर सकते हैं? तो एआई जो है, वो किसी रोग के निदान के लिए काम आ सकता है। आपको पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट चाहिए और उपचार चाहिए, तो उसमें काम आ सकता है। आपने अगर कोई इमेज खींची है आपकी बॉडीज़ की, है ना? तो उसका विश्लेषण करने में काम आ सकता है। कोई महामारी आ रही है, तो उसकी पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए एआई स्वास्थ्य में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सरकारी पहल और उदाहरण देखें, तो नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लक्ष्य है कि कैंसर के प्रबंधन में एआई का जो है वो प्रभावी उपयोग किया जाए। कैंसर से संबंधित रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी छवियों का एक डाटाबेस बनाया जाए। ऐसा नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में हम लोग देखें तो फसल संबंधी परामर्श के लिए उपयोग किया सकता है। कीटों की पहचान के लिए या फिर कौन सा उर्वरक का उपयोग करना है, वो भी एआई बता सकता है आपको कृषि क्षेत्र के लिए। जैसे कि सरकार ने कृषि एआई प्लेटफॉर्म विकसित किया है ना? कीट प्रबंधन में एआई का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के तहत प्रयोग किया जा रहा है कि कीट प्रबंधन में कैसे एआई का उपयोग कर सकते हैं आदि, है ना? स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंट परिवहन परिवहन प्रणालियां जो होती है उसमें एआई का यूज किया जा सकता है। यात्रा मार्ग, यातायात प्रवाह, अनुकूलन इत्यादि में एआई आप यूज कर सकते हैं। बेंगलोर में जैसे कि इसका उपयोग किया जा रहा है, एस्ट्राम एक्सटेनेबल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में एआई का उपयोग जो है आपके बेंगलोर में किया जा रहा है। अगला है स्मार्ट शहर के में कैसे किया सकता है? तो देखिए आप स्मार्ट होम्स बना सकते हैं अपने घर में। आप उठे लाइट जल गई, आप सोए लाइट बंद हो गई, पंखा जल गया, है ना? इस प्रकार की चीजें आप स्मार्ट होम्स में कर सकते हैं। एआई संचालित सेवा वितरण शहरों में किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है। शहर के बेहतर प्रबंधन के लिए एआई जैसी तकनीक का उपयोग करने वाला एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र जो है, ऐसा सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। अगला और क्या है, और कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए शिक्षा और कौशल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपको व्यक्तिगत शिक्षक, अगर आपको कोई चीज सीखनी है अलग से, तो वो एआई आपको सिखा सकता है। ठीक है। स्वचालित प्रशासन जो शिक्षा का होता है उसमें की जा सकती है। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ने वाला है, तो एआई विश्लेषण करके बता सकता है कि ये स्कूल से ड्रॉप आउट कर सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू किया गया, स्कूलिंग फॉर द एआई रेडीनेस, सोर कार्यक्रम इस क्षेत्र में चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना? न्याय और विधि क्षेत्र में इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे कि आपने कोई केस लगाया हुआ है, वो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, तो एआई के माध्यम से उसको आप मैसेज के थ्रू अपडेट आपको मिल सकता है, या फिर वो उसको ट्रैक कर सकते हैं आप लोग ना। स्मार्ट शेड्यूलिंग केसेस की जो शेड्यूलिंग होती है, उसमें भी एआई का उपयोग किया जा सकता है आदि। तो ई कोड्स परियोजना जो चल रही है हमारी, उसका चरण 3 जो है, उसमें ऐसी बात करी जा रही है कि हम उसमें उन्नत एआई चीजों का उपयोग करेंगे या फिर समाधानों का उपयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन में भी एआई का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपदा की स्थिति के दौरान पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आपदा आ चुकी है तो निकासी, खोज, बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली मेटिक्स सी डॉट जो है, ने आपदा पूर्व चेतावनी और आपदा स्थिति के दौरान संचार में ग्राहक सहायता के लिए जनरेटिव एआई संवर्धित चैटबॉट विकसित किया है। मतलब आपदा के दौरान आपको कुछ सहायता की जरूरत है तो या नहीं है, तो इस प्रकार का सी डेट ने एक चैट बॉक्स आपको पता होगा, आप वेबसाइट पे जाते हैं तो साइड में आता है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, तो वो चैट बॉक्स विकसित किया है सी डॉट ने। ठीक है। ओके। अब हम लोग देखते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज दूसरी है, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का क्या प्रभाव होता है। ऐसी एफएओ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन जो है एफएओ ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं के प्रभाव 2025 एक रिपोर्ट जारी करी है। उसमें ये बोला कि खाद्य उत्पादन में आपदा जनित बाधाएं जो होती हैं उसका उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में। साथ साथ में ये बोला कि कृषि क्षेत्र में आपदा से जुड़े जोखिमों को कम करने में डिजिटल परिवर्तन, यानी कि डिजिटल तकनीक जो है वो किस प्रकार से आपदा के
माध्यम से जो जोखिम हो रहा है कृषि में, उसको कम करने के रूप में उपयोग इसके कर सकते हैं, या फिर वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है ना? तो रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें कुछ तथ्य है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वित्तीय नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा आपदाओं की वजह से कृषि को, जैसे कि 1991 से लेके 2003 तक 33 वर्षों में आपदाओं ने कृषि क्षेत्र में लगभग 3.26 ट्रिलियन डॉलर की हानि पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा मात्रा में 33 सालों में आपदाओं की वजह से कृषि क्षेत्र को लगभग 3.26 ट्रिलियन डॉलर की हानि हुई है। इसमें अनाज की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना? कुछ दिया हुआ है जैसे कि कृषि उत्पादन के उच्च स्तर के साथ-साथ बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, जिससे आपदाओं के अधिक जोखिम के कारण एशिया में सबसे अधिक 47% के आसपास नुकसान हुआ है। एक डाटा है, जितना आप याद रख सके उतना आप कोट कर पाएंगे आपके इस क्वेश्चन में। पोषण की उपलब्धता में भी कमी आई है, जैसे कि आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 320 किलो कैलोरी की उपलब्धता कम हुई है। पोषण जो है वो भी लोगों को कम मिला है आपदाओं की वजह से। आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि 1985 से लेके सन 2022 के बीच में समुद्री हीट वेव्स जो होती है, समुद्र में जो हीट वेव्स होती है, यानी कि ऐसी गर्म पवनें जो समुद्र में चलती है, के कारण लगभग 6.6 बिलियन डॉलर की हानि हुई है। इस परिघटना की वजह से 15% वैश्विक मत्स्य संसाधनों पर असर पड़ा है। किसकी वजह से? समुद्री हीट वेव्स की वजह से। और उन पर निर्भर जो मछुआरे होते हैं या फिर जिनकी आजीविका होती है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। ठीक है? हुँ। अब कृषि प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार से आपके आपदाओं की वजह से जो जोखिम हो रहा है उसको कम करने में मदद कर सकती है। जैसे कि कृषि खाद्य प्रणाली को आपदा रोधी बनाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो डेटा प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वास्तव में मतलब अगर डेटा के माध्यम से उपयोग किया जाएगा, डेटा का उपयोग किया जाएगा कृषि में, तो अवसंरचना की कमी को दूर करेगा, है ना? से जुड़ी समस्याओं को खत्म करेगा। इससे ये एक्चुअली ये जैसे होता है बीमा और सामाजिक सुरक्षा अगर मानक होंगे कृषि क्षेत्र में, तो आपदाओं का कहीं न कहीं इम्पैक्ट कम होगा। इससे क्या होता है कि आपदाओं से हुए नुकसान का समग्र बोझ किसी एक पर नहीं पड़ता और समय पर उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाती है, अगर आपने बीमा या फिर ऐसे कोई सामाजिक सुरक्षा योजना है तो, है ना? और क्या? और है, आपदा के बाद प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की बजाय आपदा में होने वाले जोखिमों को कम करने की नीति। मतलब हम प्रतिक्रियात्मक नीति ना अपनाएँ कि जोखिम हो गया तो उसको फिर कैसे सेटल किया जाए। हम कुछ न कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स ऐसे अपनाएँ कि आपदाओं का जो इम्पैक्ट है वो कृषि के ऊपर कम से कम हो। जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की जाए, रियल टाइम आधार पर, है ना? रियल टाइम के आधार पर जो आपको एक तरह से पहले से बता सके, है ना? या फिर कार्रवाई योग्य सूचना, वो सेम बात है। आपदाओं से जन और धन के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी अगर आपने पूर्व चेतावनी प्रणाली, अगर कोई बाढ़ आने वाली आपने पहले ही चेतावनी दे दी, तो कहीं न कहीं कृषि को नुकसान कम हो सकता है उससे, है ना? एक उदाहरण है वैश्विक सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली, जैसे कि विकसित की गई है, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं नुकसान कम हो रहा है। प्रौद्योगिकी के आर्थिक लाभ भी होंगे, जैसे कि भारत में कृषि मौसम संबंधित सलाहकार सेवाओं से भारत में ऐसे कि कृषि का मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश किस प्रकार की होगी या फिर बारिश कब होगी, इसकी वजह से जो किसानों को जैसे अपडेट मिल रही है कि बारिश के मौसम के बारे में, तो इसकी वजह से क्या हो कि किसानों को गेहूँ उत्पादन के प्रति हेक्टेयर 2.9 $29.65 के इनपुट लागत में कमी का लाभ हुआ। कमी कमी का लाभ मिलता है। मतलब ये पूछ रहा है, बोल रहा है ये कि अगर किसानों को कृषि से संबंधित मौसम जो होता है उसकी अपडेट अगर रेगुलर मिलती रहती है, तो कहीं न कहीं किसानों की इनपुट लागत कम हो जाती है। जैसे कि अगर बारिश होने वाली है, तो ही किसान फसल को बोएँगे ठीक-ठाक तरीके से, नहीं तो नहीं बोएँगे। अगर उन्होंने बो दी पहले और बारिश नहीं होती है, तो फिर उस फसल को पानी कैसे मिलेगा, ठीक है? अब सरकार ने भी कुछ योजनाएँ शुरू करी हुई है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि किसान ई-मित्र एआई चैटबॉट बनाया हुआ है। एआई चैटबॉट वही अगेन एआई के आपको अगर आप उससे कुछ पूछते हैं चैटबॉट से तो आपको सूचना प्रदान कर देगा। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है। यह प्रौद्योगिकी कीटों के जो हमले होते हैं फसलों के ऊपर,
उसका पता लगाने के लिए एआई का कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं। जैसे टिड्डियां जो होती है जनरली फसल को खराब कर रही है, तो पता लग सकता है इससे ना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि फसल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। फसल का आशय पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि अंतरिक्ष कृषि, मौसम विज्ञान और भूमि स्थित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान। ठीक है। ड्रोन तकनीक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि नमो ड्रोन दीदी योजना सरकार ने शुरू करी है। स्वामित्व योजना शुरू करी है। स्वामित्व योजना मतलब कहाँ कहाँ किस किस किसान की कितनी जमीन है, उसके डेटाबेस बनाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो ये अच्छा है। ये पार्ट 2 जो है इसका, वो आपके लिए बेहतर है कि कृषि में डिजिटल तकनीक का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण न्यूज़ को। चौथी है राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच। देखिए, हाल ही में जो ब्राज़ील के बेलेम में COP20 का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर भारत और कुछ अन्य देशों ने मिलकर राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो कितने देश इसमें शामिल है? देश या क्षेत्र विशिष्ट मंच स्थापित करने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। भारत ने 13 अन्य विकासशील देशों और क्षेत्र मतलब अगर कोई संस्थान हो, उसके साथ मिलकर इन योजनाओं की घोषणा करी है। जैसे कि भागीदारों में अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन भागीदारों में अफ्रीकी द्वीप राज्य जलवायु आयोग, जैसे कि अफ्रीकी के जो द्वीपी राज्य है उनका एक जलवायु आयोग है, वो इस प्रकृति वित्त मंच में शामिल है। और कुछ देश जैसे कि कंबोडिया, कोलंबिया, कुछ अन्य देश इसमें भागीदार है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, इसको समर्थन कहाँ से मिलता है, मतलब क्या इसका बेस है जो बनाया गया है। जलवायु कोष, हरित जलवायु कोष जो बनाया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। क्या है कि तत्परता और प्रारंभिक सहायता कार्यक्रम जो है, इसके तहत जो है हरित जलवायु कोष के तहत जो है तत्परता और प्रारंभिक सहायता कार्यक्रम यानी कि रेडीनेस एंड प्रिपरेटरी सपोर्ट प्रोग्राम के माध्यम से समर्थन भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच, है ना। तत्परता कार्यक्रम क्या है अब इसके बारे में बताया गया है कि ये देशों द्वारा जो अगर कोई देश कोई पहल संचालित कर रहा होता है तो उनको समर्थन प्रदान करता है, आइदर टेक्निकली प्रदान करता है, कोई उनको सुझाव देता होगा कि आपको इस तरह से योजना बनानी चाहिए। इससे उनकी संस्थागत क्षमताओं और शासन तंत्रों को मजबूत किया जा सकता है। अगर वो कोई पहल शुरू करे तो मतलब देश की जो है संस्थागत क्षमताएं और शासन तंत्र जो है उसके माध्यम से मजबूत किया जाएगा तत्परता कार्यक्रम के माध्यम से। और परिवर्तनकारी दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई एजेंडे की दिशा में योजनाओं का निर्माण किया सके। मतलब देखिए, सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं मैं कि अगर कोई देश जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो तत्परता कार्यक्रम उसकी क्षमता निर्माण के लिए एक तरह से काम करेगा उसको, और उसको सुझाव देगा, उसको समर्थन देगा, है ना। और देखिए, ये जो मंच बनाया गया है हाल ही में प्रकृति मंच, उसका उद्देश्य क्या है कि रणनीतिक व देश संचालित तंत्र होगा ये, है ना, जो जलवायु संबंधित प्राथमिकताओं को कार्यक्रम आधारित निवेश कार्य पद्धतियों में निर्धारित करेगा, रूपांतरित करेगा। मतलब ये बोला गया है इसमें कि एक ऐसा देश संचालित तंत्र होगा जो कि जलवायु से संबंधित जो प्राथमिकता है तो उनको कार्यक्रम आधारित निवेश कार्य पद्धतियों के रूप में रूपांतरित करने का प्रयास करेगा। मतलब देखिए, हाल ही में कई जलवायु वित्त जुटाने से संबंधित अलग अलग देश कुछ योजना चलाते हैं और वो खंडित होती है एक तरह से ना, तो उनको ये प्रतिस्थापित करेगा कि ठीक है, खंडित अलग अलग योजनाएं मत चलाइए, एक साथ मिलकर जलवायु वित्त के लिए काम करते हैं, है ना। यह विभिन्न सार्वजनिक हो गए, निजी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हो गए और स्थानीय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये जो मंच हाल ही में बेलेम में बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए, ये वैसे मंच जो है थोड़ा सा बात मोटा मोटा ध्यान रखिए कि किस लिए काम करेगा ये। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका हरित जलवायु कोष। तो देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा जलवायु कोष है और इसको कब स्थापित किया गया था? 2010 में कानकुन में आयोजित UNFCCC का COP16 जो सम्मेलन हुआ था कानकुन में 2010 में, वहां पर हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित किया गया था। और ऐसा ही कुछ प्रावधान पेरिस समझौता जब हुआ था 2015 में, उसके अनुच्छेद 9 में भी किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 9 के जलवायु वित्त के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना का प्रावधान करता है। मतलब पेरिस जलवायु समझौते में भी ये बात की गई थी जलवायु वित्त के लिए। देखिए, जलवायु वित्त क्या है
कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकसित देश और विकासशील देशों को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो विकासशील देशों के पास इतनी क्षमताएं नहीं होती है, तो विकासशील देशों को वित्त चाहिए और तकनीकी भी चाहिए ताकि वो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके या उस क्षेत्र में काम कर सके। ठीक है। अधिदेश क्या है या मैंडेट क्या है इसका? तो ये विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो निर्धारित योगदान डिसाइड किया है, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है भारत ने भी जैसे निर्धारित करे हुए हैं, भारत ने भी अपने INDC निर्धारित करे हुए हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को काम करने के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ कि 2070 तक भारत ने बोला है कि हम नेट जीरो कार्बन को अचीव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि महत्वाकांक्षाओं को कम, मतलब मैंडेट क्या है इस हरित जलवायु कोष का, कि जो विकासशील जो देश होंगे उनके जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने निर्धारित करे हैं जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए या उस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो उनको समर्थन प्रदान करना, उनको वित्त प्रदान करना। ठीक है। गवर्नेंस क्या है, मतलब इस वित्त हरित जलवायु कोष है उसको कौन संभालता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को। तो बोला है कि इस कोष का संचालन जो है एक ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड बनाया गया है, वो इसका संचालन करता है। और ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड जो है वो कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC के प्रति जवाबदेह होता है और इसके मार्गदर्शन में काम करता है। यानी कि जो ये बोर्ड है इसके लिए, इसके प्रति जवाबदेही है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है उसके प्रति, और साथ साथ में क्या है आपका, उसके मार्गदर्शन में ये काम कर रहा है। ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? तो दक्षिण कोरिया में है कि इचियोन सिटी के सोंगडो में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। ओके, तो हमने हमारी जितनी 4 महत्वपूर्ण खबरें थी उनके बारे में बात कर लिए। अब हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात कर लेते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिहाज के काम की होती है ना। सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप कहाँ है? जापान और चाइना दोनों में इसका डिस्प्यूट है। ये रहा आपका सेनकाकू द्वीप, है ना। ये आपका इधर चाइना हो गया और इधर आपका जापान हो गया, है ना। तो हाल ही में न्यूज में क्यों आया? हाल ही में चीन के तटरक्षक जहाजों का एक दल जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप के आसपास जल क्षेत्र से गुजरा। तो सेनकाकू द्वीप पर अभी प्रशासन किसका है? जापान का है। सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर जापान और चीन के बीच में विवाद है। सेनकाकू की अवस्थिति की बात करें तो पूर्वी चीन सागर जो है, ये पूर्वी चीन सागर इसमें ये स्थित है। और जापान का जो ओकिनावा प्रांत है उसका ये हिस्सा है। इसे चीनी भाषा में इसका नाम जो है वो दिया ओयू कहा जाता है। जापान इसको सेनकाकू बोलता है, चीन इसको दिया ओयू बोलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में ये विवादित द्वीप है। अगला है आपका एनेगाड़ा पैसेज। एनेगाड़ा पैसेज कहाँ है, ये अवस्थिति हमें देखनी है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो वहां पे उसे ड्रग्स की तस्करी होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो नार्को आतंकवाद जो होता है के खिलाफ कैरिबियन सागर में ऑपरेशन सदर्न स्पेयर संचालित कर रहा है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सदर्न स्पेयर किसका है? अमेरिका का। और कहाँ संचालित हो रहा है? कैरिबियन सागर में, है ना। इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में लड़ाकू जेट भी है और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोर्ट एनागाड़ा पैसेज से गुजर रहे हैं। तो एनागाड़ा पैसेज है एक, उसके बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ है। तो इसकी अवस्थिति तो ये है, देखिए वेस्ट इंडीज के आसपास एक चैनल है ये, जो कि अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सी जो है उससे जोड़ता है ना। जैसे कि ये कैरेबियन सागर हो गया, इधर अटलांटिक हो गया, तो ऐसा कोई पैसेज है ये, है ना। ये 65 किलोमीटर चौड़ा है पैसेज। और ब्रिटेन का जो वर्जिन द्वीप समूह है पश्चिम में को लिवार्ड द्वीप समूह से अलग करता है। यह उन 2 मार्गों में से एक है जिनके माध्यम से उपसतही जल, सब सरफेस वाटर कैरेबियन सागर में प्रवेश करता है। यानी कि जल, जो कैरेबियन सागर में जो जल जाता है 2 मार्गों से आता है, उसमें से एक आपका एनागोड़ा पैसेज है ना। दूसरा मार्ग है विनवार्ड पैसेज। ध्यान रखिएगा, कभी आ गया आपका मैच द कॉलम में, तो इस प्रकार का। अगला क्या है? जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच। ये क्या है?
तो COP30 में ये सारी बात करी जा रही है कि जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच का शुभारंभ हुआ है। तो क्या है ये लक्ष्य, क्या है इसका? एक स्थायी व राजनीतिक रूप से समर्थित मंच तैयार करना जहां देश व्यापार संबंधित नीतियां होगी और जलवायु कार्यवाही के बीच बढ़ते विवाद को समाप्त कर सके। यानी कि कुछ देश जो हैं जलवायु कार्रवाई और व्यापार नीतियों के बीच में जो विवाद है उसको समाप्त करना है और उसमें समन्वय स्थापित करना है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच स्थापित किया गया है। यह मंच WTO एंड UN FCCC दोनों से संस्थागत रूप से स्वतंत्र रूप में काम करेगा। ठीक है। मंच की सह अध्यक्षता ब्राजील और एक भागीदार विकसित देश द्वारा की जाएगी और यह UNFCCC के सभी पक्षों के लिए यह मंच खुला रहेगा। जो भी इस UNFCCC के देश है सबके लिए खुला रहेगा, है ना। यह मंच निम्नलिखित कार्य आपके नहीं करेगा: बाध्यकारी परिणामों पर वार्ता, ठीक है। अगला हो गया आपका मौजूदा समझौतों की व्याख्या, कार्य नहीं करेगा, है ना। विवादों का न्याय निर्णय, अगला विशिष्ट राष्ट्रीय उपायों का मूल्यांकन। ठीक है। मोटा सा ध्यान रखिए कि ये जो मंच है ये आपका जलवायु और व्यापार नीतियां जो है उनके बीच में जो विवाद है उसके लिए काम करेगा, उनको समाप्त करने के काम करेगा। ठीक है। अब क्या है आपका एस्केपेड मिशन, क्या है और किसने लॉन्च किया, ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो नासा ने एस्केपेड अंतरिक्ष यान ब्लू ओरिजन के न्यू स्पेस गैलेन रॉकेट से प्रक्षेपित किया। तो एस्केपेड क्या है? नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो कि उसने हाल ही में प्रक्षेपित किया है ब्लू ओरिजिन के एक न्यू गैलेन रॉकेट है उसके माध्यम से। तो एस्केपेड क्या है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर, इसका फुल फॉर्म है ये, है ना। तो ये क्या करेगा ये मिशन? ये मिशन जांच करेगा कि सौर पवन मंगल के चुंबकीय वातावरण के साथ, जो सौर पवन होती है वो मंगल के चुंबकीय वातावरण के साथ कैसे अंतरक्रिया करती है। साथ ही यह भी परीक्षण करना कि यह अंतरक्रिया ग्रह के वायुमंडलीय पलायन यानी कि एटमॉस्फेरिक एस्केप को कैसे संचालित करती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो सौर पवन है वो मंगल का जो चुंबकीय वातावरण है उसको कैसे प्रभावित करेगी या कैसे अंतरक्रिया करती है उसके साथ। इस मिशन का उद्देश्य देखना उसको। साथ ही ये भी देखिएगा कि यह जो अंतरक्रिया हो रही है मंगल के चुंबकीय वातावरण और सौर पवन के बीच में जो ग्रह है उसके वातावरणीय वायुमंडलीय पलायन है उसको कैसे संचालित करती है। तो मंगल ग्रह का थोड़ा सा इसमें बात और बताएगी। मंगल ग्रह का चुंबक मंडल जो है मैग्नेटोस्फीयर एक प्राचीन कोर से बचे हुए चुंबकीय क्षेत्रों और इसके ऊपरी वायुमंडल के एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से बना हुआ है। मोटा ध्यान रखिए कि मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किसके लिए, बाकी इसमें खास आपको ध्यान नहीं रखना। और क्या है एस्केपेड मिशन के बारे में और बातें। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट 2.2 के चारों ओर मौजूद लोइटर्स कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट हम लोगों ने उस दिन देखा था कि वास्तव में लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट पर द्रव्यमान युक्त दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल ठीक उसी केंद्रापसारी बल के बराबर होता है जो एक लघु पिंड को उनके साथ गतिमान रहने के लिए आवश्यक होता है। मतलब दो बड़े अगर पिंड हो गए तो उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तीसरा जो पिंड है वो जो अगर घूम रहा है ऐसे तो उसके द्वारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसके बराबर रहता है ना। और इसके बारे में हमने डिटेल से एक न्यूज में चर्चा करी है। दूसरे अर्थों में दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अंतरिक्ष यान या उपग्रह आदि पर लगने वाला केंद्रापसारी बल लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये देखा हुआ हमने। लैग्रेंज पॉइंट्स का उपयोग किसी कृत्रिम उपग्रह आदि की नियत स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक है और ईंधन की खपत को कम करता है। जब वो बैलेंस होता है गुरुत्वाकर्षण बल और उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो कोई ग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसकी स्थिति में वहां पे बने रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो बना नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ये होगा तो ईंधन की जो आवश्यकता वो भी कम होती है ना। तो एस्केपेड मिशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मोटा सा ध्यान रखिए ना। यूरेशियाई आर्थिक संघ, भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ है उनके बीच में मुक्त व्यापार से संबंधित वार्ताएं चल रही है, उसकी समीक्षा की गई है।
तो क्या है यूरेशियाई आर्थिक संघ? एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना यूरेशियाई आर्थिक संघ संधि जो है उसके द्वारा 2014 में की गई थी। सदस्य देश कौन कौन से हैं? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके सदस्य देश कौन से हैं और कब स्थापित किया गया था, है ना। विशेषता क्या है? यह वस्तुएं हो गई, सेवाएं हो गई, पूंजी हो गई, श्रम की मुक्त आवागमन या फिर आवाजाही, यही होता है आपका जो कोई संघ होता है आर्थिक एकीकरण के लिए। उसमें वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवागमन होता है एक दूसरे देश से दूसरे देश के बीच में। इसे समन्वित, सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत नीतियों द्वारा समर्थन मिलता है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए, है ना। अगला क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड। ये क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है आपके, ये देखते हैं ना। तो मौसम और जलवायु डेटा पर विश्व का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड, योगदान देने के लिए खोला गया। तो ये बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में मोटा सा ध्यान रखना है हमें ना। तो COP30 एक्शन एजेंडा के एक भाग के रूप में इसको घोषित किया है। COP30 हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, तो एक चीज ये भी हुई है। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है? ये एक वित्त पोषण का साधन है जिसका उद्देश्य क्या होगा? दुनिया भर में समुद्रयानशीलता यानी कि रेजिलियंस जो है, पता नहीं कैसे इसका ट्रांसलेशन हुआ है, रेजिलियंस जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति वो बढ़ाना है और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि बॉन्ड क्या है। इसका लक्ष्य क्या है? 2026 तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक पूंजीकरण प्राप्त करना है, यानी कि इस बॉन्ड में इतना पैसा होना चाहिए उसमें, है ना। किसने इसको बनाया है? तो इसे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है द्वारा, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब ये क्या है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी? तो संयुक्त राष्ट्र का एक कोष है ये, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, एंड विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा बनाया गया। 3 संस्थाओं के द्वारा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी बनाई गई है जिसने ये बॉन्ड बनाया। ठीक है, महत्व क्या है? यह 30 अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों की ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क मानकों को पूरा करने में मदद करेगा। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अल्प विकसित जो देश होते हैं उनकी क्षमता कम होती है, तो वही बात है कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्षमता या नेटवर्क को बढ़ाएगा और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करेगा। ये आपका बॉन्ड। ओके, क्या है? अंबाजी मार्बल और भौगोलिक संकेतक GI टैग, है ना। तो हाल ही में अंबाजी मार्बल को GI टैग प्राप्त हुआ, ये मिलता रहता है। तो गुजरात के कहाँ होता है ये अंबाजी मार्बल? गुजरात के बनासकांठा जो जिला है वहाँ पे ये होता है। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? दूध या सफेद रंग का होता है ये। प्राकृतिक सौंदर्य और टिकाऊपन के लिए ये फेमस है। इसका उपयोग मंदिर, देखिए मार्बल है तो मंदिर बनाने में, स्मारक बनाने में, भव्य इमारत बनाने में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। और GI टैग के बारे में उसमें कुछ बात बताएगी कि ये क्या है। देखिए GI टैग वो है कि अगर उस स्थान पे वस्तु उपलब्ध हो रही है तो वहाँ के जो उत्पादक है उनको अधिकारों का संरक्षण करना है एक तरह से ना। तो ये एक प्रमाणीकरण है। इस टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, किसी क्षेत्र विशेष में होता है, जैसे कि ये अंबाजी मार्बल गुजरात के बनासकांठा से। इसी उत्पत्ति के कारण उन उत्पादों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या फिर प्रतिष्ठा होती है। अब अंबाजी मार्बल है, उसके नाम से कोई आपको किसी और जगह का मार्बल बेचेगा तो अंबाजी मार्बल को नुकसान होगा ही सही, साथ साथ में उपभोक्ता को भी नुकसान होता है ना, कि उसने गलत चीज खरीद ली। अधिनियम बनाया गया था 1999 में, उसके तहत ये सब कुछ दिया जाता है। तो ये था, यह वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। वैधता 10 वर्ष की होती है, ऐसा नहीं हो कि सालों लाइफ टाइम होता है, 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है ना। नोडल विभाग क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है इस GI टैग का नोडल विभाग, ठीक है। अब है आपका रोनाले उत्सव। तो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेनली वही है। तो हिमाचल प्रदेश का
रोनाले उत्सव अपनी प्राचीन आस्था और परंपरा को संरक्षित करता है। तो रोनाले उत्सव यह हिमाचल प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ये ध्यान रखना है कि किन्नौर क्षेत्र का लगभग लगभग 5000 वर्ष पुराना प्राचीन उत्सव है। सोनी नामक रहस्यमयी दिव्य परियों को ये उत्सव के सम्मानित करते हैं, मतलब उनकी एक तरह से कुछ ऐसी कहानी होगी, उसमें मनाया जाता है। मुख्य अनुष्ठान क्या होते हैं इस उत्सव में? 2 पुरुष प्रतीकात्मक दूल्हे और दुल्हन, रोला और रोनाले जिनको बोलते हैं, 2 पुरुष प्रतीकात्मक रूप से दूल्हा दुल्हन बनते हैं, रोला और रोनाले की भूमिका निभाते हैं और पूरी तरह से किन्नौरी ऊनी परिधानों से ढके होते हैं। वहां के किन्नौर में जो ऊनी परिधान होते हैं, यह अनुष्ठान दिव्यता से जुड़ाव को दर्शाता है ना। जुलूस प्रतीकात्मक दूल्हा दुल्हन नागिन नारायण मंदिर तक जाते हैं, जो ये बनाए गए वो नारायण मंदिर तक जाते हैं और वहां एक मंच संचालित करने वाला भक्तिपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करते हैं। मेनली तो आपको ध्यान रखना है, देखिए हिमाचल में होता है, बाकी अंदर की डिटेल इतनी कम की नहीं होती है ना। अब एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? करतार सिंह सराभा, जिनका जन्म हुआ था 1896 में और मृत्यु हुई 1905 में, है ना, 1915 में। तो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। करतार सिंह सराभा के बारे में बात करें तो पंजाब में जन्मे एक भारतीय क्रांतिकारी थे। मुख्य योगदान उनका क्या है? तो कम उम्र में ही गदर पार्टी आपके 1913 में अमेरिका में बनाई गई थी भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, है ना। उन्होंने गदर समाचार पत्र के पंजाबी संस्करण के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गदर पार्टी के द्वारा ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में भारतीयों द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, है ना। और क्या है? भारत लौटने पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को विद्रोह या फिर उनको संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया और लुधियाना में एक छोटे पैमाने पर हथियार निर्माण की फैक्ट्री भी स्थापित करी। किन्होंने? करतार सिंह सराभा ने। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस जो था, है ना, में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 1905 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। मूल्य इनसे क्या सीख सकते हैं? वीरता का सीख सकते हैं, साहस सीख सकते हैं, प्रतिबद्धता इत्यादि मूल्य इनसे सीखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज की हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें उनमें हमने विस्तार से चर्चा करी है। तो उम्मीद है ये सेशन आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।